हेलो दोस्तों, पहचाना? मैं हूं रॉबर्ट क्लाइव। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि कैसे मैंने फ्रांसीसियों को भारत से खदेड़ दिया था। ये एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम बंगाल पर अपना पूरा नियंत्रण करने का प्लान बना रहे हैं। फिलहाल हमें फर्रुखसियार साहब ने फरमान तो दे दिया है, मगर ये हमारे लिए काफी नहीं है क्योंकि हमें तो पूरा बंगाल चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हम अपने इस शैतानी मंसूबों में कामयाब होते हैं कि नहीं। ब्रेन बोर्ड भाई के चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियोस को शेयर करते चलिए। अगर आपका साथ बना रहा तो हमारी ये सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। मीर जाफर से मैंने गुप्त समझौता कर लिया है। कल यानी 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होने वाला है। अंग्रेजों को तो मैं बड़ी आसानी से हरा दूंगा। तू तो गया। 18वीं सदी का भारत धीरे धीरे बदल रहा था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा मुगल बादशाह अब भी शहंशाह कहलाता था, लेकिन उसकी सत्ता सिर्फ कागजों तक सिमट चुकी थी। दूर बंगाल में गंगा के किनारे एक ऐसा इलाका फल फूल रहा था जहां से पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सांस लेती थी। बंगाल सिर्फ जमीन नहीं था, वो पैसा था, व्यापार था, कपड़ा था, नदियां थीं और खजाना था। यूरोप की नज़र में बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत था, और जहां दौलत होती है वहां साजिशें अपने आप जन्म लेती हैं। दोस्तों, मैं हूं मुर्शिद कुली खां। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की पकड़ बंगाल पर ढीली पड़ने लगी है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बंगाल में मैंने नवाबी शासन मजबूत कर लिया है। मैंने बंगाल को सिर्फ नाम के लिए मुगल सूबा रहने दिया है, लेकिन असल सत्ता मैंने अपने हाथों में ले ली है। मैं राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद ले गया हूँ। मैंने जमीनों को खालिसा में बदल दिया है। अब यहाँ कर वसूली नकद तथा सख्ती से होती है। दोस्तों, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि बंगाल का पहला नवाब कौन था या स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल की स्थापना किसने की। तो अब से याद रखना, मैं हूं बंगाल का पहला नवाब, यानी मुर्शिद कुली खां। इस सख्त राजस्व व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ साहूकारों और बैंकरों को हुआ, जिनमें जगत सेठ का नाम सबसे प्रभावशाली था। धीरे धीरे राज्य और बैंकरों के बीच एक गहरी सांठगांठ बन गई। यहीं से कहानी में एक नई ताकत दाखिल होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो व्यापार के नाम पर भारत आई थी, लेकिन जिसका असली मकसद धीरे धीरे व्यापार से सत्ता की ओर बढ़ रहा था। 1717 में फर्रुखसियर के फरमान ने इसके इरादों को पंख दे दिए। कंपनी को दस्तक प्रणाली के तहत कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिली। सालाना केवल 3000 रुपए का नाम मात्र शुल्क देना पड़ा और अपने सिक्के चलाने का अधिकार भी मिल गया। समस्या ये थी कि कंपनी खुद तो टैक्स नहीं देती थी, लेकिन भारतीय व्यापारियों से पूरा कर वसूलती थी। इससे बंगाल की अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा हुआ और कंपनी के कर्मचारी खुले तौर पर भ्रष्टाचार और निजी व्यापार में लिप्त हो गए। शुरुआत में कंपनी ने तलवार नहीं उठाई, उसने कागज उठाए, फरमान, दस्तक और व्यापारिक छूटें प्राप्त की। मुगल बादशाहों से मिली इन सुविधाओं ने कंपनी को बंगाल की अर्थव्यवस्था में चुपचाप घुसने का रास्ता दे दिया। और जब पैसा आने लगा तो हथियार अपने आप आने लगे। अली वर्दी खान के शासनकाल तक स्थिति किसी तरह संतुलित रही। उन्होंने मराठों से लड़ते हुए बंगाल को सुरक्षित रखा और प्रशासन को नियंत्रित रखा। लेकिन 1756 में उनकी मृत्यु के बाद उनके नाती सिराजुद्दौला नवाब बने। सिराजुद्दौला युवा थे, लेकिन आत्मसम्मानी और निर्णायक थे। वे अंग्रेजों की बढ़ती दखलंदाजी से नाखुश थे। जब अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम को बिना अनुमति मजबूत करना शुरू किया और बंगाल के नियमों की अवहेलना की, तो सिराज ने कलकत्ता पर हमला कर दिया। फोर्ट विलियम पर कब्जा हुआ, अंग्रेज अधिकारी भाग खड़े हुए और वहीं से अंग्रेजों ने सिराज के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल भेजा गया। क्लाइव ने युद्ध से पहले राजनीति को हथियार बनाया। उसने मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ जैसे प्रभावशाली लोगों से गुप्त समझौते किए। मीर जाफर को नवाब बनाने का वादा किया गया और बंगाल के खजाने की हिस्सेदारी का लालच दिया गया। अलीनगर की संधि के जरिए अंग्रेजों ने अपनी पुरानी सुविधाएं वापस पा ली, लेकिन ये केवल समय खरीदने की चाल थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757।
दोस्तों, मैं हूं सिराजुद्दौला। कल यानी 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होने वाला है। मुझे अपनी सेना पर पूरा यकीन है। अंग्रेजों को तो मैं बड़ी आसानी से हरा दूंगा, क्योंकि मेरे साथ मीर जाफर जैसे योद्धा भी हैं। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का वो क्षण था जहां तलवारों से ज्यादा साजिशें चली और गोलियों से पहले विश्वासघात ने फैसला सुना दिया। 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे स्थित छोटे से गांव प्लासी में जो हुआ, उसने आने वाले 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन की नींव रख दी। कागजों में ये एक युद्ध था, लेकिन वास्तविकता में ये सत्ता का सौदा था। एक ऐसा सौदा जिसमें बंगाल की तकदीर दांव पर लगी थी। उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, युवा, आत्मसम्मानी और अंग्रेजों की बढ़ती दखलंदाजी से नाराज। दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से मैदान में थे रॉबर्ट क्लाइव, एक कुशल सैनिक से ज्यादा एक चतुर रणनीतिकार। संख्याओं की बात करें तो तस्वीर साफ थी। नवाब के पास लगभग 50,000 सैनिक, जबकि अंग्रेजों के पास करीब 3,000। लेकिन इतिहास केवल संख्या से नहीं, नियत और निष्ठा से बनता है। क्लाइव ने युद्ध से पहले ही परिणाम तय करने की तैयारी कर ली थी। नवाब की सेना के भीतर असंतोष और महत्वाकांक्षा को हथियार बनाया गया। दोस्तों, कल के लिए सारी सेटिंग हो गई है। मीर जाफर से मैंने गुप्त समझौता कर लिया है। मैंने वायदा किया है कि सिराज को हटाकर तुम्हें नवाब बना देंगे, और मीर जाफर मान भी गया। इस साजिश में बंगाल का बैंकर जगत सेठ और मणिकचंद सीध, राय दुर्लभ जैसे लोग भी शामिल हैं। नवाब, तू तो गया। तू तो गया बेटे। 23 जून की सुबह बारिश के बाद धूप निकली। तोपें तैनात थीं, सेनाएं आमने सामने थीं, लेकिन नवाब की ओर से निर्णायक आक्रमण नहीं हुआ। मीर मदन और दीवान मोहन लाल ने ही साहस दिखाया। मीर मदन की वीरता के बावजूद विश्वासघात की दीवार बहुत ऊंची थी। थोड़ी देर में नवाब की सेना का मनोबल टूट गया और मैदान का रुख बदल गया। शाम होते होते परिणाम स्पष्ट था। सिराजुद्दौला पराजित हुए, भागने को मजबूर हुए और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह प्लासी का युद्ध जीता नहीं गया बल्कि खरीदा गया। अगर मीर जाफर हमारे साथ न होता तो हम टिक ना पाते। इस एक दिन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति में राजा बनाने वाली शक्ति बना दिया और कंपनी के अधिकारियों के लिए लूट के दरवाजे खोल दिए। प्लासी का महत्व केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं था। इस युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल के संसाधनों तक अप्रत्यक्ष पहुंच मिली, जिससे उसने अपनी सेना मजबूत की, प्रशासन में दखल बढ़ाया और अगले संघर्षों, विशेषकर बक्सर के लिए आर्थिक आधार तैयार किया। इसीलिए इतिहासकार ठीक ही कहते हैं कि प्लासी ने बंगाल सौंपा, लेकिन उससे भी अधिक भारत के औपनिवेशिक भविष्य की दिशा तय कर दी। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों के हौसले इतने बुलंद हुए कि उन्होंने 1759 में बेदरा की लड़ाई में डचों को बड़ी आसानी से हराकर भारत से खदेड़ दिया। 1760 में फ्रांसीसियों को भी वॉन्डीवॉश के युद्ध में हरा दिया था, जिसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। अगर प्लासी विश्वासघात की जीत था, तो बक्सर अंग्रेजी सत्ता की वैधानिक घोषणा थी। 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर में जो युद्ध लड़ा गया, उसने ये साफ कर दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल बंगाल की राजनीति में दखल देने वाली ताकत नहीं रही, बल्कि वो भारत की सबसे प्रभावशाली सैन्य राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। प्लासी के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में खुली लूट मचाई। मीर जाफर केवल नाम का नवाब था, वास्तविक सत्ता कंपनी के हाथों में थी। जब मीर जाफर कंपनी की बढ़ती मांगों को पूरा नहीं कर सका, तो उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम कोई कठपुतली नहीं था। उसने शासन सुधारने की गंभीर कोशिश की। उसने दस्तक प्रणाली समाप्त की, भारतीय और यूरोपीय व्यापारियों के लिए समान कर व्यवस्था लागू की और बंगाल की सेना को मॉडर्न बनाने का प्रयास किया। यही सुधार ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ज्यादा चुभे। संघर्ष बढ़ा और अंत में मीर कासिम को बंगाल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हाथ मिला लिया। यह गठबंधन प्रतीकात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि पहली बार अंग्रेजों के सामने केवल एक नवाब नहीं, बल्कि मुगल सम्राट स्वयं खड़ा था। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, एक अनुशासित और अनुभवी कमांडर। 22 अक्टूबर 1764 को दोनों सेनाएं बक्सर के मैदान में आमने सामने थीं। संख्यात्मक रूप से भारतीय पक्ष कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन अंग्रेजों के पास वो चीज थी जो उनके विरोधियों के पास नहीं थी: अनुशासन, एकीकृत नेतृत्व और आधुनिक वॉर नीति। युद्ध के दौरान गठबंधन की सेनाओं में आपसी समन्वय की कमी साफ दिखी। नेतृत्व बटा हुआ था और निर्णय लेने में देरी हो रही थी।
इसके विपरीत अंग्रेजी सेना अनुशासित थी और हर आदेश एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ दिया जा रहा था। कुछ ही घंटों में युद्ध की दिशा बदल गई। गठबंधन की सेनाएं पराजित हो गई। शुजाउद्दौला भागने पर मजबूर हुए और शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में चले गए। ये केवल एक सैन्य हार नहीं थी, बल्कि मुगल सत्ता की अंतिम स्वीकारोक्ति थी कि अब वास्तविक ताकत कंपनी के हाथों में है। बक्सर के युद्ध का प्रभाव प्लासी से कहीं अधिक गहरा था। प्लासी ने अंग्रेजों को बंगाल में प्रभाव दिया था, लेकिन बक्सर ने उन्हें कानूनी और राजनैतिक वैधता प्रदान की। इसी जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। बदले में कंपनी ने मुगल सम्राट को करीब 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देने का वादा किया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को युद्ध हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए कंपनी को देने पड़े। इलाहाबाद और कड़ा जिले मुगल बादशाह को दिए गए और अवध का शेष क्षेत्र नवाब को लौटा दिया गया। कंपनी ने बाहरी आक्रमण से नवाब की रक्षा का वादा किया, लेकिन इसके बदले नवाब को सेना का खर्च देना पड़ता था, जिससे वो कंपनी पर निर्भर हो गया। अवध को एक तरह से अंग्रेजों और शेष भारत के बीच एक बफर राज्य बना दिया गया। बनारस में बलवंत सिंह की जागीरदारी पक्की की गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक करने वाली संस्था नहीं रही, वो सीधे बंगाल के किसानों से कर वसूलने लगी। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि कंपनी ने शासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं ली। यहीं से जन्म हुआ एक अजीब और खतरनाक व्यवस्था का, द्वैध शासन। द्वैध शासन का अर्थ था सत्ता का बंटवारा, लेकिन असल में यह सत्ता से भागने का तरीका था। दोस्तों, मैं भारतीय राजा हूं। द्वैध शासन लागू होने के बाद मेरे पास कोई शक्ति बची ही नहीं है, क्योंकि राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी के पास है, जबकि प्रशासन, न्याय और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी गई है। कंपनी पैसा लेती है, लेकिन उनकी जनता के प्रति किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं है। मैं तो फंस गया हूं। इस व्यवस्था का सबसे भयानक परिणाम बंगाल की आम जनता पर पड़ा। कंपनी के कर्मचारी अधिक से अधिक राजस्व वसूलने में लगे रहते थे। किसानों पर भारी कर लगाए गए, जमींदारों पर दबाव डाला गया और उत्पादन की परवाह किए बिना लगान वसूला गया। दूसरी ओर नवाबी प्रशासन इतना कमजोर हो चुका था कि वो न तो किसानों की रक्षा कर सकता था, न ही व्यवस्था बनाए रख सकता था। द्वैध शासन ने प्रशासनिक अराजकता को जन्म दिया। न्याय बिकने लगा, भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया और अधिकारियों का एकमात्र लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। कंपनी के अफसर बंगाल को एक ऐसे खजाने की तरह देखने लगे थे जिसे जल्द से जल्द खाली करना है। यही वो दौर था जब प्लासी की लूट को संस्थागत रूप दे दिया गया। इस अमानवीय उशोषण का सबसे भयानक परिणाम 1770 के बंगाल के अकाल के रूप में सामने आया। लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन कंपनी की राजस्व वसूली नहीं रुकी। खेत उजड़ गए, गांव वीरान हो गए और बंगाल, जो कभी भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, बदहाली का प्रतीक बन गया। ये अकाल केवल प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक मानव निर्मित त्रासदी थी, जिसकी जड़ें द्वैध शासन की नीतियों में थीं। दोस्तों, मैं हूं वॉरेन हेस्टिंग्स। अभी 1772 में मैंने बंगाल के गवर्नर के रूप में पद संभाला है। मैंने द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब शुरू होगी विद्रोह की कहानी, जिसको हम देखेंगे अगले एपिसोड में। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। आजकल आप कमेंट्स कम करते हैं। अगर आपका यही हाल रहा तो हम फिर से भारत आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।